तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। और आज के हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का ये जो हमारा सेशन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी जो आंसर की आई है, इस आंसर की में आपने देखा होगा नदियों से एक क्वेश्चन बना था और वो बिल्कुल लाइन टू लाइन हमारे नोट्सों से बनकर आया था। जो नोट्स आप पढ़ रहे हो इन्हीं नोट्सों से वो क्वेश्चन बनकर आया था। ठीक है, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हो, ये आपका जो जरब क्वालिफाई करने का जो सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है। आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको हर हाल में ये पूरा करने वाला है। और अभी जो ये एग्जाम हुआ है, यदि हम आउट ऑफ 90 क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमारे आरसी के आते हैं और 90 क्वेश्चन हमारे बाकी के क्वेश्चन आते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। यदि मैं इन 90 क्वेश्चनों की बात करूं तो हमारे बैच के कंटेंट से इन 90 क्वेश्चनों में से 75 प्लस क्वेश्चन आए थे। मतलब हमारे बैच के कंटेंट से 75 प्लस क्वेश्चन थे जो लाइन टू लाइन आए थे। अब यदि जिस भी कैंडिडेट ने हमारे इन नोट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लिया होगा, तो बिल्कुल जायज सी बात है कि उसके कम से कम 80% प्लस का स्कोर हो रहा होगा। क्योंकि 75 क्वेश्चन तो जो लाइन टू लाइन मिले हैं वो, प्लस में 10 क्वेश्चन आरसी का। मैं आरसी को किस तरीके से सोल्व करते हैं, आरसी को सोल्व करने का जो बहुत बेहतरीन तरीका है, ये सारा सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हमारे आरसी को सोल्व करने के मेथड से आरसी के 10 के 10 क्वेश्चन ठीक किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हो हर हाल में, वो भी दिसंबर 2024 में, आपने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जरब तो दिसंबर 2024 में हर हाल में लेकर रहना है, तो आप हमारा ये ज्योग्राफी का जो गारंटी बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसमें मैं गारंटी ले रहा हूँ कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पेपर किस लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, हमारे बैच के कंटेंट से कम 80 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो मैं 80 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो मैं 90 क्वेश्चनों में से बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पर आरसी को साइड में करके चल रहे हैं। पिछले जून वाले बैच में मैंने टारगेट लिया था कि हमारे बैच के कंटेंट से कम 80% प्लस क्वेश्चन मिलने चाहिए, जो बिल्कुल मिले हैं 80% प्लस क्वेश्चन, क्योंकि जो 10 आरसी के हैं वो कॉमन रहते हैं। यहाँ पर अब की बार मैं गारंटी ले रहा हूँ कि हमारे बैच के कंटेंट से जो 90 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे, इसमें से कम 80 क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल लाइन टू लाइन हमारे बैच के कंटेंट से मिलेंगे। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। यदि आप इन नोट्सों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हो, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, तो आप खुद सोच सकते हो कि आप कितने गजब के मार्क्स के साथ, आप कितने गजब के स्कोर के साथ जरब क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो अब हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोसी परियोजना के बारे में कि ये कोसी परियोजना क्या है। देखो, जो कोसी परियोजना है ये बिहार और नेपाल दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, मतलब बिहार और नेपाल, बिहार गवर्नमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, और नेपाल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर क्या किया है, इस कोसी परियोजना की शुरुआत की है। इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, बाढ़ को कंट्रोल करना, जल विद्युत का उत्पादन करना और सिंचाई करना। ये तीन इसके सबसे मेजर टारगेट है, तीन सबसे बड़े उद्देश्य है। तो जो कोसी परियोजना है इसके तीन मुख्य उद्देश्यों में पहला होता है बाढ़ को कंट्रोल करना, दूसरा होता है जल विद्युत का उत्पादन करना और तीसरा होता है सिंचाई करना। ठीक है, सिंचाई करना, जल विद्युत उत्पादित करना और बाढ़ को कंट्रोल करना, ये इस परियोजना के तीन सबसे बड़े उद्देश्य हैं। जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए कटेया में क्या किया गया है, एक जल विद्युत उत्पादन करने वाले संयंत्र का निर्माण किया गया है। और ये जो कटैया का जल विद्युत उत्पादन करने वाला जो संयंत्र वो कहाँ पर है, नेपाल में है। बिहार में मुख्य नहर हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है और बिहार के लिए एक स्पेशल तरीके से नहर निकाली गई है जिसका नाम है हनुमान नगर बैराज। सॉरी, हनुमान नगर बैराज से बिहार के लिए एक स्पेशल प्रकार की नहर निकाली गई है। तो अब क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ध्यान रखना, ये जो मैं बताता हूँ ना कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको
टारगेट तरीके से तैयारी करने के लिए। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा कि कोसी परियोजना से बिहार के लिए निकाली गई मुख्य नहर कौन से बैराज से निकाली गई है, तो उस बैराज का नाम है हनुमान नगर बैराज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हम रिहंद परियोजना के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये रिहंद परियोजना क्या है और किस तरीके से है, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो जो रिहंद परियोजना है इसको हम एक बार समझ लेते हैं। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की एक परियोजना है। जो रिहंद परियोजना है ये विशेष रूप से यूपी की परियोजना है, लेकिन इस परियोजना से बिहार और मध्य प्रदेश को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होता है। बिहार और मध्य प्रदेश को बहुत बेहतरीन तरीके से इसका लाभ मिल पाता है। बिहार राज्य को इस परियोजना के द्वारा जल मिलता है, सोन नदी के द्वारा सोन नहर में पहुंचता है। ठीक है, इस परियोजना का कार्यान्वयन सोन की सहायक नदी रिहंद पर पिपलरी सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर किया गया है। ठीक है, अब देखो ये ध्यान में रखना है, जो रिहंद परियोजना है इसका जो कार्यान्वयन है वो सोन की जो सहायक नदी रिहंद है उसके ऊपर सोनभद्र नामक जिला जो कि उत्तर प्रदेश का है वहां पर की गया है। ठीक है, यदि मैं इसके ऊपर स्थित जलागार की बात करूं, अब देखो जलागार का मतलब क्या होता है। आजकल में बांध शब्द का उपयोग करना बंद कर दिया इंडिया ज्योग्राफी में कि बांध बनाया गया इसके ऊपर। भाई एग्जामिनर थोड़ा एडवांस करने लग गया, इसलिए हमें भी एडवांस होना पड़ेगा, हमें भी एग्जामिनर के दिमाग को समझना होगा। एग्जामिनर पहले क्या करता था, बांध शब्द का उपयोग करता था, हम बांध 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 पढ़ते जाते थे। आजकल जलागार शब्द का उपयोग करने लग गए। जलागार का मतलब हो गए एक ऐसा स्थान जहां पर जल का स्टोर होता है, जहां पर जल संग्रहित होता है, जहां पर जल को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के ऊपर एक जलागार बनाया गया जिसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, तो जो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलागार वो कहां पर है, रिहंद परियोजना से संबंधित है। रिहंद है जो सोन की सहायक नदी है। ठीक है, बाण सागर परियोजना के बारे में डिस्कस करते हैं कि बाण सागर परियोजना क्या है। देखो सोन नदी के ऊपर स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। जो बाण सागर परियोजना है ये यूपी, एमपी और बिहार इन तीनों राज्यों की एक कंबाइंड परियोजना है, तीनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। और ये जो बाण सागर परियोजना ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो ये ध्यान रखना सीधे सीधे ये सोन नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, बाण सागर बांध का जो निर्माण वो सोन नदी के ऊपर मध्य प्रदेश का जो शहडोल जिला है उसमें किया गया है। ठीक है, तो जो बाण सागर बांध है उसका निर्माण कौन सी नदी पर, सोन नदी के ऊपर किया गया है। कहां पर किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, शहडोल जिला है। भाई पेपर डीपली बनने लग गया, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा यदि आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे मैं एक टेबल के माध्यम से भी आपको पढ़ाऊंगा, जो पिछले बैच था उसमें भी मैंने टेबल के माध्यम से पढ़ाया था। देखो टेबल के माध्यम से याद करने में हमें थोड़ी आसानी होती है, हमें आसानी से चीजें याद हो जाती हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में चला रहता है, उनके बेमतलब का एक मेंटल स्ट्रेस आता जाता है, दिमाग में एक बेमतलब का स्ट्रेस आता है, दबाव आता है कि सर इस तरीके से पढ़ा दे तो ज़्यादा ठीक रहे। देखो हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जो मैं अक्सर हमेशा बनाता आया हूँ। टेबल किस तरीके से हम तैयार करने वाले हैं, जैसे एक हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे और उस टेबल को हम टोटली कुल मिलाकर 4 भागों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम परियोजना का नाम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम राज्य का नाम लिखेंगे, यहाँ पर हम नदी का नाम लिखेंगे और यहाँ पर इसके उद्देश्य लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में इसकी विशेषता लिखेंगे, जो भी इससे रिलेटेड विशेषता होंगी वो सारी की सारी। अब परियोजना, राज्य, नदी, उद्देश्य और विशेषता जब आपको एक लाइन में ही लिखा हुआ मिलेगा तो आप खुद सोचो आपको हर एक चीज कितनी आसानी से याद हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग आपको हर एक लाइन, हर एक चीज बहुत इजी वे में और बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, आपके दिमाग में बहुत आसानी से सेट हो जाएगी। ठीक है, और हमारा यहाँ पर टारगेट केवल इतना नहीं है कि हम केवल पढ़ लें। भाई एग्जाम में क्वेश्चन तो कब ठीक होगा, जब आपको वो याद होगा, जब आप उसको रटोगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ये सोचते हैं कि सर हम तो समझ के पढ़ते हैं, समझ के याद करते हैं। समझकर याद करना और केवल समझकर पढ़ना और रटना ये तीनों अलग अलग होते हैं। यदि आप केवल रट रहे हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप केवल समझ रहे हो
तो आप जो याद करने का उसको कभी याद नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप समझ कर पढ़ रहे हो तो आप याद भी करोगे और आप कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो हमें यहाँ पर समझ कर पढ़ना है ताकि हमें याद भी हो जाए, हम कंफ्यूज भी ना हो और हमारा क्वेश्चन भी सही हो जाए। ठीक है, अब माता टीला परियोजना, भाई इस परियोजना से बहुत सारी बार क्वेश्चन बन चुका है। जो एग्जामिनर है ना उसका इस माता टीला परियोजना से एक विशेष प्रकार का लगाव है। माता टीला परियोजना जो बेतवा नदी के ऊपर है, बेतवा नदी के ऊपर माता टीला परियोजना से संबंधित दो राज्य हैं, एक मध्य प्रदेश है और दूसरा आपका अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, माता टीला परियोजना के ऊपर जो माता टीला बांध बनाया गया वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। अब हम चंबल परियोजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो चंबल, राजस्थान के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे चंबल नदी घाटी परियोजना को, ठीक है ना। राजस्थान की तो सबसे फेवरेट परियोजना है ये, और स्पेशली तरीके से जहाँ राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों की है ये, क्योंकि जो चंबल नदी के ऊपर स्थित है, ये चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश के महू पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, महू से निकलकर और फिर मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश की ओर चली जाती है। ठीक है, तो राजस्थान की एक तरीके से रुख बदल दी, दक्षिणी राजस्थान के रुख बदल दिया, मध्य प्रदेश का रुख बदल दिया इसने। ठीक है, बाकी राजस्थान की यदि मैं जीवन रेखा की बात करूं तो आप बताओ कौन सी परियोजना है जिसको हम राजस्थान की जीवन रेखा कह सकते हैं, लाइफ लाइन कह सकते हैं राजस्थान की? तो जो चंबल परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की कंबाइंड परियोजना है, दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। इस योजना के तहत चंबल नदी के ऊपर टोटली कुल मिलाकर 3 जगह पर बांध बनाए गए हैं। जो ये चंबल परियोजना है, इस चंबल परियोजना में, इस परियोजना में चंबल नदी के ऊपर टोटली कुल मिलाकर 3 बांध बने हुए हैं। अब देखो कौन कौन से बांध कहाँ कहाँ पर है ये मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाए। तो इसको समझ लो। देखो मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ नामक जगह पर एक बांध बनाया गया जिसके पीछे स्थित जलाभाग का नाम क्या है? जलागार का नाम क्या है? गांधी सागर है। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर जो पहला डैम है उसका नाम क्या है? महात्मा गांधी सागर है, या गांधी सागर भी कह सकते हो आप। ठीक है, गांधी सागर डैम। अब गांधी सागर डैम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये जो गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में, ये कहाँ पर है? चौरासीगढ़ नामक जगह पर है। कौन सी जगह? चौरासीगढ़ नामक जगह, चौरासीगढ़। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की एक बहुत फेवरेट जगह चौरासीगढ़, वहां पर ये डैम बना हुआ है। यदि मैं बात करूं चंबल नदी के ऊपर स्थित दूसरे डैम की तो वो है रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा। अब ये जो रावत भाटा डैम है ये कहाँ पर है? तो रावत भाटा डैम है जो कोटा में बनाया गया है। सॉरी, रावत भाटा डैम कहाँ पर है आप खुद बताओ। बाकी मैं ये बता देता हूँ कि जो रावत भाटा डैम है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में रावत भाटा डैम है। इसके अलावा एक कोटा में भी बांध बनाया गया है इसमें। ठीक है, एक बांध कहाँ पर है? कोटा में भी है। ठीक है, तो जो चंबल परियोजना है इसके ऊपर टोटली कुल मिलाकर 3 हो गई। पहला गांधी सागर मध्य प्रदेश में हो गया, रावत भाटा राजस्थान में हो गया, और कोटा बैराज जो कि कोटा में हो गया। इसका पूरा नाम क्या? कोटा बैराज है। ठीक है, कोटा बैराज। रावत भाटा में स्थित जो बांध है का नाम राणा प्रताप सागर है, और कोटा में स्थित का जवाहर सागर है। ठीक है, अब ये सबसे स्पेशल पॉइंट है जिसको आप सभी को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। इसको मैं एक जगह करके लिखवा देता हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो और इससे बनने वाले हर एक क्वेश्चन को आप ठीक कर सको, क्योंकि आजकल सीधा क्वेश्चन तो कभी बनता ही नहीं है। क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के बनता है, और घुमा फिरा के बनने वाले हर एक क्वेश्चन को आप केवल और केवल तब ठीक करोगे जब आप सही ढंग से उसको तैयार करोगे। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, और यहाँ पर मैं बोल रहा था आपको कि एक टेबल से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो जो चंबल नदी घाटी परियोजना है उसको देखते हैं हम यहाँ पर। चंबल घाटी परियोजना, चंबल परियोजना। ठीक है, अब यदि इस चंबल परियोजना की बात करें तो इस चंबल परियोजना में टोटल 3 डैम है, जिसमें जो सबसे पहला डैम है उसका नाम है गांधी सागर। ठीक है, पहला डैम कौन सा है? गांधी सागर है। यदि मैं इसके दूसरे डैम की बात करूं तो जो दूसरा डैम है उसका नाम है क्या? रावत भाटा में है। ठीक है, और एक कोटा में है। ठीक है, ध्यान रखना जो रावत भाटा है इसको रावत भाटा के नाम से भी जान लेते हैं।
अब जो गांधी सागर डैम है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जो रावत भाटा में डैम है उसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर। ठीक है, कई बार देखो क्या करता है एग्जामिनर, रावत भाटा डैम ही लिख देता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर मैंने रावत भाटा भी लिख दिया। और जो कोटा में है उसका नाम क्या है? जवाहर सागर है। इसको कोटा बैराज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसको कोटा बैराज भी कह देते हैं। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, रावत भाटा या राणा प्रताप सागर हो गया, कोटा बैराज हो गया या जवाहर सागर हो गया, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें से ये जो दो हैं ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और जो एक गांधी सागर वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है? चंबल परियोजना से संबंधित है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, जिसको हम डीवीसी बोलते हैं। ये क्या है? तो यदि हम दामोदर घाटी परियोजना के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम डीवीसी बोल रहे हैं, यह एक अविभाजित बिहार और पश्चिमी बंगाल की परियोजना है। अविभाजित बिहार का मतलब क्या हुआ? देखो, पहले जो झारखंड था वो बिहार का हिस्सा ही था, लेकिन बाद में झारखंड और बिहार दोनों अलग अलग हो गए। तो जो झारखंड है वो मेनली रूप से किसका हिस्सा है? बिहार का है। यहाँ पर बात की जा रही है, स्पेशली तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर अविभाजित बिहार। यहाँ पर मैं झारखंड भी लिख सकता था, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है ये कि दामोदर घाटी परियोजना अविभाजित बिहार और पश्चिमी बंगाल की परियोजना है। अब आपने तो केवल ये याद कर लिया कि जो दामोदर घाटी परियोजना है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल की परियोजना है। आपको पता ही नहीं है कि पहले ये बिहार की परियोजना थी, बाद में जो झारखंड था वो बिहार से अलग हो गया और उसके बाद में ये झारखंड का हिस्सा हो गई। ठीक है, जो दामोदर घाटी परियोजना है ये भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि कब शुरू हुई थी? 1948 में शुरू हुई थी। ठीक है, इस परियोजना का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, जिसको हम टीवीसी कहते हैं, उसके ऊपर आधारित है। तो जो दामोदर घाटी परियोजना जिसको हम डीवीसी बोल रहे हैं, ये किसके ऊपर आधारित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, जो कि दुनिया की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, उसके ऊपर आधारित है। तो दुनिया की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? टेनेसी नदी घाटी परियोजना है। अभी थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले जो हमारा रीजनल प्लानिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ है, रीजनल प्लानिंग की जो यूनिट कंप्लीट हुई है, उसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया था कि टेनेसी घाटी परियोजना क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, कौन से देश की परियोजना है, सारा सब कुछ बिल्कुल डिटेल से बताया था मैंने टेनेसी घाटी परियोजना को। ठीक है, वहां पर मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में दामोदर घाटी परियोजना के बारे में भी बता दिया था, क्योंकि जो दामोदर घाटी परियोजना है वो टेनेसी नदी घाटी परियोजना के ऊपर आधारित है। ठीक है, बाकी जो दामोदर घाटी परियोजना है इसको बहुत डिटेल से हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, आगे भी इसको हम पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या हुआ? ये मल्टीपर्पज है, मतलब ये जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्य उनको पूरा करने के लिए बनाई गई है। इसका केवल एक सिंगल पर्पज नहीं है, इसके मल्टीपल पर्पज हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जो दामोदर घाटी परियोजना है ये झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है। झारखंड वेस्ट बंगाल है जो स्पेशली तरीके से कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ, इससे जल विद्युत भी उत्पादित की जाती है, लेकिन इस परियोजना से जल विद्युत उत्पादन की तुलना में कोयले से विद्युत का अधिक उत्पादन किया जाता है। जैसे यदि मैं यहाँ के ताप विद्युत केंद्रों के बारे में बात करूं, ताप विद्युत केंद्र हम उन विद्युत उत्पादन करने वाले केंद्रों को कहते हैं जिनके द्वारा या जिनमें कोयले के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। देखो, दो तरीके के विद्युत उत्पादन संयंत्र होते हैं। एक जल विद्युत उत्पादन संयंत्र होते हैं जिसमें जल के द्वारा बिजली पैदा की जाती है। एक टरबाइन लगा हुआ होता है, उसके ऊपर जल डाला जाता है, टरबाइन का फैन घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, दूसरा होता है कोयले के द्वारा। कोयले के द्वारा क्या होता है कि कोयले के द्वारा कोयले को जलाया जाता है, उससे भाप निकाली जाती है और फिर उससे बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, तो जहां जब या जिस संयंत्र में कोयले के द्वारा बिजली पैदा की जाती है उसको ताप विद्युत संयंत्र कहते हैं, और जिसमें जल के द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है उसको हम जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। तो यदि हम इनकी बात करें, बोकारो, दुर्गापुर और चंद्रपुरा, ये तीनों के तीनों ताप विद्युत संयंत्र है जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित है।
अब ये तीनों के तीनों कौन कौन से राज्य में हैं, बोकारो कौन से में, दुर्गापुर कौन से में, चंद्रपुरा कौन से में है, तो ये मैं आपको आगे बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ जब हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे दामोदर घाटी परियोजना को। ठीक है, तो इसको कुछ टाइम के लिए आप पेंडिंग रख लो और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम दामोदर नदी घाटी परियोजना में आगे डिस्कस करते हैं। दामोदर नदी पर पंचेत पहाड़ी में मुख्य बांध बनाया गया है। अय्यर, बेमरो, तेनूघाट में भी बांध बनाया गया है। ठीक है, तो आप ये मुख्य ध्यान रखना कि दामोदर नदी पर जो पंचेत पहाड़ी है वहां पर बांध बनाए गए हैं। अब वो जो अलग अलग बांध हैं उन सभी को हम आगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जितने भी बांध हैं सभी के सभी बांधों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि आगे मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में कि दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है और किस तरीके से है। ठीक है, कोनार जो दामोदर की सहायक नदी है उस पर जल विद्युत उत्पादन करने की योजना है। ठीक है, अब देखो कोनार क्या है। कोनार है जो दामोदर की एक सहायक नदी है जिसके ऊपर जल विद्युत उत्पादन से संबंधित संयंत्र लगे हुए हैं। बराकर दामोदर की एक प्रमुख सहायक नदी नहीं है, लेकिन ये क्या है, दामोदर की सहायक नदी है। प्रमुख सहायक नदी और सहायक नदी होने में दोनों में अंतर है। प्रमुख सहायक नदी का मतलब है जैसे डायरेक्टली आकर मिलना। ठीक है, प्रमुख सहायक नदी नहीं है लेकिन सहायक नदी है, उसका मतलब है इस तरीके से मिलना। ठीक है, सहायक नदी की सहायक होना, सहायक नदी की सहायक होना। अब इसके ऊपर मैथान, तिलैया, भालपाड़ी नामक स्थान के ऊपर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, इसमें एक इसकी सहायक नदी है बराक। ठीक है, बराक के ऊपर मिथैया, तिलैया, बालपाड़ी ये जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख संयंत्र लगे हुए हैं। ये प्रमुख जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। दामोदर नदी पर दुर्गापुर में बैराज बनाकर नहर निकाला गया जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। बाढ़ की विभीषिका के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाढ़ को कंट्रोल करना है। ठीक है, दामोदर नदी के ऊपर या दामोदर नदी पर दुर्गापुर में एक बैराज बनाया गया है और उस बैराज से एक नहर निकाली गई है। उस नहर को निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या, कि जब दामोदर नदी में जल की मात्रा बढ़े तो जल को उस नहर के माध्यम से क्या किया जा सके, डाइवर्ट किया जा सके, ताकि बंगाल में बाढ़ ना आए। क्योंकि दामोदर नदी की वजह से बंगाल में बाढ़ आ जाती है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। जिस तरीके से कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, वैसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो मयूराक्षी परियोजना, यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, दामोदर घाटी परियोजना को बहुत डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा मैं जब हम दामोदर घाटी परियोजना और एनसीआर को पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनको हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे जब भारत का प्रादेशिक नियोजन पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का प्रादेशिक नियोजन, क्या, जब भारत का प्रादेशिक नियोजन पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत डिटेल से बहुत सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। मयूराक्षी है अविभाजित बिहार एवं पश्चिमी बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड के दुमका जिला में मसानजोर नामक स्थान पर मयूराक्षी नदी बांध बनाया गया है, इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रख लेना है कि जो मयूराक्षी परियोजना है इसमें मयूराक्षी नदी के ऊपर, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। मयूराक्षी नदी के ऊपर झारखंड में मयूराक्षी नामक बांध बनाया गया है जिसको कनाडा बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कनाडा बांध भी कहते हैं। तो यहाँ तक का आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारी जो गंगा नदी है वो बिल्कुल 100% तरीके से पूरी होती है, 100% तरीके से कंप्लीट होती है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र क्या है। तो ब्रह्मपुत्र को हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आगे डिस्कस करते हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी कैंडिडेटों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि यहाँ तक का हमने जो पढ़ा है
वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया है कि नहीं आया है। और यदि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी कैंडिडेट को लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट बचा हुआ है, तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470। यदि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, आप दिसंबर 2024 में हर हाल में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारा ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस गारंटी बैच में मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर किसी भी लेवल का आए, बहुत टफ आए, इजी आए, मॉडरेट आए, कम से कम 80% पेपर, 80% की बात नहीं कर रहा, परसेंट तो मैं 90 पर गया, ठीक है, कम से कम 90% पेपर है जो हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा, इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए, थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं अगली क्लास में पूरे मोटिवेशन और पूरे डेडिकेशन के साथ।